तो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर इज कोलाइडल सॉल्यूशन। दो सेगमेंट में आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। पहला पार्ट था एडसॉर्प्शन, दूसरा पार्ट था कैटालिसिस। दो पार्ट्स हम सीख चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री का ही थर्ड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो क्या होता है कि अगर हम किसी एक सब्सटेंस ए को किसी दूसरे सब्सटेंस बी में मिक्स करते हैं तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। या तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, या कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, या सस्पेंशन बनेगा। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। अगर आपने किसी एक सब्सटेंस ए को किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स किया तो मिक्सिंग के बाद वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, आइदर इट विल फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन और इट विल फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन और इट विल फॉर्म अ सस्पेंशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको समझाता हूँ। अगर आपने सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में डिसॉल्व कराया और उससे होमोजेनियस मिक्सचर बना तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जो हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो दैट मींस अगर सॉल्यूशन होमोजेनियस बना तब तो वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अगर सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस बना तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो सस्पेंशन होगा या कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। सस्पेंशन तब बोलेंगे जब आपने सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में डिसॉल्व किया और आपको दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे सपोज करो आपने चॉक को पाउडर बना के पानी में मिक्स किया तो आपको वाटर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है और चॉक भी क्लियरली दिखाई दे रही है, सो इट मींस इट इज सस्पेंशन। थोड़ी देर उसे छोड़ दोगे तो एक पार्टिकल फॉर्म सेटल कर जाएगा और आप दोनों फॉर्म को अलग अलग कर सकते हैं। Whereas in heterogeneous mixture अगर हमारा जो सब्सटेंस डिसॉल्व कराया जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा डायरेक्टली नेकेड आई से, तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे मिल्क, मिल्क के केस में फैट और वाटर दोनों प्रेजेंट है एंड इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बट आप अगर ध्यान से देखो मिल्क को ग्लास में फिल करके रख दें तो आप नहीं बता सकते कहाँ वाटर कहाँ मिल्क। तो डायरेक्टली नेकेड आई से दोनों फॉर्म विजिबल नहीं है, तब इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दैट मींस अगर हमने एक सब्सटेंस ए को एक सब्सटेंस बी में मिक्स करा तो वो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन क्या होगा, इसको दो बेसिस पे डिसाइड करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर होमोजेनियस मिक्सचर हुआ तो ट्रू सॉल्यूशन पहले ही स्कोप में डिसाइड हो गया। अगर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं हुआ तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, देन इट कैन बी आइदर अ कोलाइडल सॉल्यूशन और अ सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल होते हैं, और जो कोलाइडल का पार्टिकल साइज है वो इतना बड़ा तो होता है कि वो उसको हेटेरोजेनियस फेज बना रहा है, बट वो इतना छोटा होता है कि वो डायरेक्टली आई से विजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी द पार्टिकल। मतलब अगर मिल्क की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी वेयर इज फैट मॉलिक्यूल, वेयर इज वाटर मॉलिक्यूल, तो इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर पार्टिकल साइज के बेसिस पे ये बात समझाई जाए तो किसी मिक्सचर में जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व कराया गया है अगर उसका पार्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा तो ट्रू सॉल्यूशन। आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराया, ट्रू सॉल्यूशन बना। आप शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में लगा के देखो, आपको शुगर कहीं नहीं दिखाई देगी, सो इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन। माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद जिस सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व कराया वो विजिबल है बट वो नेकेड आई से विजिबल नहीं है तो कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर वो डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल है तो सस्पेंशन। समझ आया? तो सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में डिसॉल्व कराया तो थ्री पॉसिबिलिटीज, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। इसका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होगा। जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करा रहे हैं उसका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन वाली रेंज से बड़ा है और सस्पेंशन वाली रेंज से छोटा है। यानी वो इतना छोटा है कि आई से दिखेगा नहीं, बट इतना बड़ा है कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा। So colloidal solution is the state which is in between true solution and suspension, और ये heterogeneous mixture होता है। समझ गया? पहले डिफरेंस समझ में आया। अब इस चीज को फॉर्मली लिख लीजिए क्योंकि हमें कोलॉइड्स पढ़ना है। जितनी भी सरफेस एक्टिविटी या सरफेस प्रॉपर्टीज है वो कोलॉइड्स के ऊपर वर्क करती हैं, तो इसलिए हमारा कोलॉइड्स इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगला टर्म लिखिए कोलॉइड्स। या चाहो तो पहले स्टार्टिंग में ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन लिख लो। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिर स्टार्ट। तो नेक्स्ट टर्म लिखना है कोलॉइडल सॉल्यूशन, या सिंपली कोलॉइड्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस पोर्शन में एक और खास बात है, इसका जितना भी क्वेश्चन चाहे जेईई मेंस में और चाहे जितना जे एडवांस में है उसका मेजर पोर्शन एनसीईआरटी से आता है। तो मतलब इट इज मैंडेटरी कि आप इस पोर्शन के एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ लो। और तो बाकी पोर्शन के भी पढ़ोगे तो इट इज एडवांटेज, बट इस पोर्शन में तो डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ना है। इवन जे एडवांस तक के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कॉपी होके आए हुए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन से पहुंचेंगे तब आपको ये चीज बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें इंफॉर्मेटिव है। बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो टेक्निकल है, अदरवाइज ज्यादातर बातें सीधे सीधे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है। तो आपने अगर एनसीईआरटी बुक से एक बार ठीक से फॉलो कर ली तो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन निकलेंगे।
So सबसे पहला टर्म लिख रहे हैं हम लोग colloids. So write down the definition first. It is a heterogeneous mixture. Write down. It is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture in which one substance is dispersed. It is a heterogeneous mixture in which one substance is dispersed. Bracket में लिखिए dispersed phase as a very fine particle in another substance called dispersion medium. It is a heterogeneous mixture in which one substance is dispersed. तो जो substance dispersed हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं dispersed phase as a very fine particle in the another substance called dispersion medium. तो ये एक heterogeneous mixture होता है जिसमें एक substance को दूसरे substance में technically dissolve कर रहे हैं. तो जिस substance को dissolve करा रहे हैं उसको dispersed phase बोल रहे हैं और जिसमें dissolve करा रहे हैं उसको dispersion medium बोल रहे हैं. So it is a heterogeneous mixture in which one substance is dispersed. जिसको हम लोग dispersed phase बोल रहे हैं as a very fine particle. ये dissolve करा रहे हैं as a very fine particle in another substance called dispersion medium. तो जिसको dissolve करा रहे हैं उसको dispersed phase बोल रहे हैं, जिसमें dissolve करा रहे हैं उसको dispersion medium बोल रहे हैं. और ये heterogeneous mixture है, ये एकदम अच्छे से याद रखना, important point है. Second thing, जो range of diameter of dispersed phase होती है, that is in between 1 nanometer to 1000 nanometer. ये range अपने को याद रखनी है. ये colloidal solution की particle range है. या अगर और सिंपल तरीके से याद करना है तो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच की रेंज है ये. So mention this thing, the range of diameter of dispersed phase. The range of diameter of dispersed phase is in between 1 nanometer and 1000 nanometer. The range of diameter of dispersed phase is in between 1 nanometer and 1000 nanometer. ओके अब देखो कोलॉइड्स को हम लोग क्लासिफाई करना शुरू करते हैं. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या सिंपली कोलॉइड्स भी लिख सकते हैं. हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है. अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम कोलॉइड्स को क्लासिफाई करें सो देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. आप जानते हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सॉलिड लिक्विड गैस तीन फिजिकल स्टेट में ले सकते हैं. तो सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, फिर लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस गैस सॉलिड गैस लिक्विड एंड गैस गैस, ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं. बट आउट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज एक गैस एंड गैस वाला जो फॉर्म है वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा. दैट विल नेवर फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. दैट विल नेवर फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो टोटल 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन है. इसमें गैस एंड गैस वाला केस देखो इंक्लूड नहीं किया गया. और ऐसा क्यों नहीं कराया गया, ये आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा हुआ है कि गैसेस इन गैसेस मिक्सचर इज ऑलवेज अ ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की. तो अगर आप किसी भी एक गैस को दूसरी गैस के साथ मिक्स करेंगे तो दे विल फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन ऑलवेज बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. तो अगर आपने किसी एक गैस को किसी दूसरी गैस के साथ मिक्स किया तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन एक गैस दूसरी गैस के साथ हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगी. तो दैट इट विल फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन. तो इसलिए गैस एंड गैस के केस में देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है. ये सबसे पहली बात है जो आपको याद रखनी है. तो पहले पॉइंट पे तो यही लिखना है, गैसेस मिक्सचर ऑलवेज फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन. गैसेस मिक्सचर ऑलवेज फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन. Gaseous mixture always forms true solution due to the property of diffusion.
इसलिए गैस एंड गैस के केस में कभी भी कोलाइडल फॉर्म नहीं मिलेगी। तो जो टोटल कोलाइडल सॉल्यूशन हमको मिलने वाले हैं वो टोटल 8 तरीके के हैं। ठीक है, ऑल्दो ऑल 8 आर इम्पोर्टेंट। जेई मेंस या जेई एडवांस के पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से आता है कि सॉलिड सॉलिड वाले कोलाइडल को बोलते क्या है, कौन से टाइप का कोलाइड बनेगा, या कोई भी एग्जांपल देके पूछ लिया कि किस टाइप का कोलाइड से। जैसे लास्ट टाइम एडवांस के पेपर में आया था क्लाउड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, या क्लाउड इज एन इमल्शन, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट था बिकॉज क्लाउड इज एन एरोसॉल। तो ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जितने एग्जाम्पल लिखे ये टेबल एनसीईआरटी से मैंने ली हुई है। मेजॉरिटी क्वेश्चन टेबल के बेसिस पे पूछा जाता है, इसलिए टेबल ठीक से दिमाग में सेट कर लेनी है। कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताना है। बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशंस का टाइप और उसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एकदम प्रिसाइज मोड में चलूँ, आपकी थोड़ी हेल्प करूँ कि आपको कम करना है या कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट केसेस पे जाना है, तो उसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट केस हैं। एक सॉल्व, एक जेल, एक इमल्शन, एक फोम। तो आपको देखो लर्न करते टाइम क्या करना है, पहले 3 लर्न करो, सॉल्व, इमल्शन एंड फोम। यू लर्न फर्स्ट सॉल्व, इमल्शन एंड फोम। तो देखो इन सारे केस में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड है। सो सॉलिड लिक्विड इज सॉल्व, लिक्विड लिक्विड इज इमल्शन, गैस लिक्विड इज फोम। सॉल्व, इमल्शन एंड फोम, ऐसे 3 टर्म याद कर लो। तो सॉल्व, इमल्शन, फोम आर कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड एंड डिस्पर्स फेज आर रिस्पेक्टिवली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, सॉल और आसानी से याद रख सकते हो, देखो उसका नेम ही क्या है, SOL। तो सॉलिड इन लिक्विड तो आसानी से याद रहेगा। तो आप फिर अपनी पूरी सीक्वेंस सेट कर लोगे, सॉल्व, इमल्शन एंड फोम, सॉलिड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, बाकी सब में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड ही है हमेशा। तो सॉल्व, जेल, सॉल्व, इमल्शन एंड फोम याद हो गया आपको। अब जो जेल है वो सॉल्व का ऑपोजिट फॉर्म है। तो हम लोग आप देखो कॉमन टर्म यूज करते हैं सॉल्व, जेल, तो याद रखना ये ऑपोजिट फॉर्म है। तो सॉल्व जो है वो सॉलिड इन लिक्विड होता है और जो जेल है वो लिक्विड इन सॉलिड होता है। Sol is a colloidal solution of solid in liquid and gel is a colloidal solution of liquid in solid. They are exactly opposite of each other. ठीक है, चलो याद हो गए। अब इसके बाद जो बचे हुए केस है वो आप आसानी से देख सकते हो कि अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड ले रखा है तो दोनों सॉलिड सॉल है, और डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस ले रखा है तो दोनों एरोसॉल है। एरोसॉल को एयर से याद रखो, एयर इज अ गैस, तो गैस गैस वाले केस दोनों एरोसॉल है, और सॉलिड सॉलिड वाले दोनों केस सॉलिड सॉल है। सो सॉल्व, जेल, इमल्शन, सॉल्व, जेल, इमल्शन, फोम, 4 केस इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस मैंने बताई आपको लर्न करने के लिए, इट इज सॉल्व, इमल्शन एंड फोम, पहले ये याद करो। इन सब में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है और सॉलिड, लिक्विड, गैस सीक्वेंस से डिस्पर्स फेज हो गए। जेल सॉल्व का ऑपोजिट होता है। उसके बाद अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लेंगे तो उसको सॉलिड सॉल्व कैटेगरी में डालना है, और डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस लेंगे तो उसको एरोसॉल कैटेगरी में डालना है। डिस्पर्स फेज कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड, उन दोनों केस में उसको सॉलिड सॉल्व या एरोसॉल ही बोलते हैं। तो 3 स्पेशल केस है वो पहले अलग से कर लो, सॉल्व, जेल, सॉल्व, इमल्शन एंड फोम, जेल सॉल्व का ऑपोजिट, बाकी दोनों केस आसानी से याद हो जाएंगे। फिर इनके टिपिकली एग्जांपल्स लर्न कर लेंगे। क्लियर? तो टेबल आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक से बाद में नोट कर लेना, या मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर दूंगा तब नोट कर लेना। उसका स्पेस छोड़ दो, और बस एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था वो नोट कर ही लिया आपने, गैसेस मिक्सचर ऑलवेज फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो कभी कभी 2 टेक्निकल सवाल और आते हैं पे। एक टर्म होता है एक्वासॉल, या इसी को हाइड्रोसॉल बोलते हैं, एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल, और एक टर्म होता है एल्कोसॉल। अभी कंफ्यूजिंग टर्म है इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ। तो ऐसा सॉल्व जिसका डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वासॉल, और ऐसा सॉल्व जिसका डिस्पर्जन मीडियम हमारे लिए अल्कोहल होता है उसको बोलते हैं एल्कोसॉल। सो एक्वा मींस वाटर। सो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्जन मीडियम जो है वो वाटर है तो उसको एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल बोलते हैं, और ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है उसको बोलते हैं एल्कोसॉल। अब इससे एरोसॉल से कंफ्यूज नहीं करना है, एरोसॉल इज नॉट अ सॉल्व, बी केयरफुल। एरोसॉल जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्जन मीडियम गैसियस स्टेट होती है, जबकि सॉल ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड स्टेट होती है। सो बी केयरफुल। अगर हमारा वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल, और अगर अल्कोहल एज अ डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कोसॉल। समझ गए? सॉल्व, जेल,
Sol, emulsion foam, then gel, aquasol, hydrosol, alposol, aerosol, solid sol. बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है. सॉल पहले सही से दिमाग में सेट करो. सॉल कैटेगरी में डिस्पर्सिव मीडियम वाटर होगा तो एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल बोलेंगे. अल्कोहल हो जाएगा तो अल्कोसॉल बोलेंगे. और एरोसॉल सॉल नहीं होता है. एरोसॉल इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्सिव मीडियम गैस होती है, और सॉल वो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्सिव मीडियम लिक्विड होता है. ठीक है, तो एकदम डिफरेंस के फॉर्म में एकदम क्लियर होना चाहिए. किसी पे भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है बोर्ड्स में, जे मेंस और जे एडवांस के अंदर सीधा क्वेश्चन किसी का भी एग्जांपल पूछ सकते हैं या टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पूछ सकते हैं. क्लियर? देन कम्स टू द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग उसको लिखते हैं लायोफिलिक और सॉल्वेंट लविंग, एंड सेकंड वन इज लायोफोबिक और सॉल्वेंट हीटिंग. दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं, और लायोफोबिक को हम लोग एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं. अगर आपको एक और नाम लिखना है तो यहीं पे साइड साथ में लिख सकते हो. दिस इज इंट्रिंसिक सॉल्व और उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सॉल्व. So intrinsic solve and extrinsic solve. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिर हम दो नई कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एक होता है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, या इसी को सॉल्वेंट लविंग इंट्रिंसिक कोलाइडल बोलते हैं या इंट्रिंसिक सॉल्व बोलते हैं. और दूसरी कैटेगरी होती है लायोफोबिक, जिसको हम लोग सॉल्वेंट हीटिंग या एक्सट्रिंसिक सॉल्व बोलते हैं. तो वन बाय वन दोनों के बारे में लिखेंगे. So write down lyophilic colloidal solution लिख रहे हैं सबसे पहले. So write down when dispersed phase has greater affinity for dispersion medium. When dispersed phase has a greater affinity for dispersion medium, the colloids are termed as lyophilic. The colloids are termed as lyophilic. And when dispersion medium is water, तो इसीलिए स्पेशल टर्म आ जाता है. वाटर के केस सब स्पेशल है, ध्यान रखना है. So when dispersion medium is water, it is termed as hydrophilic. When dispersion medium is water, it is hydrophilic. ठीक है. They are also natural colloids. They are also called natural colloids. Substances like protein, starch, rubber, etc. are grouped under this category. तो जितने नेचुरल कोलाइड्स हैं वो सब लायोफिलिक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस की अफिनिटी अपने सॉल्वेंट के साथ बहुत हायर होती है. सो दे हैव वेरी हाई अफिनिटी विद द डिस्पर्जन मीडियम. तो ऐसे कोलाइड्स की कैटेगरी को लिखते हैं सॉल्वेंट लविंग या लायोफिलिक. ऑर्गेनिक में भी आपने सीखा इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, तो वैसे ही डिसाइड किया जाता है. इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. तो अगर हम लायोफिलिक लिख रहे हैं तो मतलब ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट के साथ बहुत हाई एफिनिटी कैरी कर रहा है. नेचुरल कोलाइड सब इसी कैटेगरी के होते हैं. अगला केस लिखेंगे लायोफोबिक और सॉल्वेंट हीटिंग, या इसी को एक्सट्रिंसिक सॉल्व भी बोलते हैं. So write down next case. When dispersed phase has the affinity, when dispersed phase has affinity, when dispersed phase has less affinity for dispersion medium, when dispersed phase has less affinity for dispersion medium, the colloids are termed as lyophobic colloids.
तो colloids are termed as lyophobic colloid. The colloids are termed as lyophobic colloid. But when dispersion medium is water, they are referred as hydrophobic. और जितने मेटल कोलॉइड्स होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं. So substances like metal etc. are grouped under this category. So there are some more properties of lyophilic and lyophobic colloids. So ध्यान से लिख लो. So lyophilic colloids are reversible and more stable. Lyophilic colloids are reversible and more stable. And lyophobic colloids are irreversible and less stable. तो अगर लायोफोबिक कोलाइड्स कम स्टेबल होते हैं तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. ठीक है, तो अगले पॉइंट पे लिख लीजिए. टू स्टेबलाइज सच कोलाइड्स स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर नीडेड, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड. इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे चल के प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं और कैसे स्टेबलाइज करते हैं. अभी जस्ट सिर्फ टर्म लिख लीजिए. लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज कराने के लिए जिन कोलाइड्स को यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. ठीक है, उसके बाद देखो एडवांस लेवल के लिए अगर एक दो प्रॉपर्टीज और हाईलाइट करूं आपके लिए, तो उसमें सबसे पहले विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन आता है. एक बार ये दोनों प्रॉपर्टी और लिख लीजिए. सो विस्कोसिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जो होगा वो हायर देन दैट ऑफ वाटर होगा, क्योंकि इसकी वाटर के साथ बहुत एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज की, तो उसमें सिग्निफिकेंटली डिसॉल्व कर जाएगा. जब सिग्निफिकेंटली डिसॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी ऑफ द वाटर बढ़ेगी एंड एट द सेम टाइम सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा. So viscosity of lyophilic colloids are higher than that of water and surface tension is lesser than that of water. जबकि एक्सट्रिंसिक सॉल्ट जो होते हैं, जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कोई खास एफिनिटी नहीं होती, तो जो उसकी विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन आएगा दैट विल बी वेरी मच क्लोज टू वाटर. सो ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ वाटर इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स. और एग्जांपल्स के टर्म में अभी पहले ही बताया था, जितने नेचुरल कोलाइड्स होते हैं वो सब लायोफिलिक कैटेगरी होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लाइकोजन है, रबर है, सिलिसिक एसिड एक्सेट्रा. और जितने मेटल्स के कोलाइड्स होते हैं वो नॉर्मली लायोफोबिक कैटेगरी होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सम इमल्शंस एक्सेट्रा. ये टिपिकल एग्जांपल्स नोट कर लीजिए. तो थर्ड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज. तो यहाँ पे हम लोग तीन तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं. पहला वाला केस होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा केस होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा केस होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स. ठीक है, अभी मैं तीनों समझा रहा हूँ आपको एक एक करके. सो फर्स्ट कैटेगरी इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज में ये क्लासिफिकेशन है. सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स. तो सबसे पहला टर्म है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन. नाम से क्लियर है, मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कोई छोटा मॉलिक्यूल होगा, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्लब करेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा. समझ में आई बात? तो देखो वही इसकी डेफिनेशन है. ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट्स टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन कोलाइडल रेंज. द स्पीशीज thus formed are called multimollecular colloids. ये तो डेफिनेशन हुई, बोर्ड्स के एस्पेक्ट से तो डेफिनेशन लर्न करनी है. अब जेई के एंगल से अगर चलेंगे तो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. तो उसके दो एग्जांपल हैं. पहला एग्जांपल हुआ गोल्ड सॉल्ट
और दूसरा एग्जांपल हुआ सल्फर सॉल्ट। तो अगर गोल्ड की यूनिट्स लेंगे तो गोल्ड के बहुत सारे यूनिट्स क्लब अप होकर अपने पार्टिकल साइज को बड़ा करते हैं और कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। तो जितना गोल्ड सॉल्ट है वो सब मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी है। और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट के केस में एसिड की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एसिड से कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सल्फर की 8 यूनिट कंबाइन होकर कोलाइडल फॉर्म बन गया ना। जो एसिड होता है वो कोलाइडल फॉर्म नहीं है, एसिड की भी थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जब क्लब होती है तब कोलाइडल फॉर्म बनता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सल्फर की 1 यूनिट अगर कंबाइन होकर 8 यूनिट कंबाइन होकर एसिड बन गया तो कोलाइडल फॉर्म बन गया ना। एसिड से कोलाइडल फॉर्म नहीं बन रहा है, एसिड तो एक मॉलिक्यूल है। ऐसे एसिड के लगभग लगभग 1000 मॉलिक्यूल्स या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जब क्लब होते हैं तब वो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में कन्वर्ट होता है। So sulfur salt consists of particle containing 1000 or more of acid sulfur molecules, not sulfur atoms. तो acid molecules के बहुत सारे molecules जब club up करते हैं तब वो colloidal sulfur बनती है। So gold salt and sulfur salt ये दो कैटेगरी है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स की। ठीक है, क्लियर? नोट करना है तो करिए फटाफट, जितने बात मैंने बोली। चाहो तो बाद में भी नोट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। So next type of colloidal solution is macromolecular colloidal solution. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जिनमें पहले से ही बड़ी यूनिट है, तो इनका पार्टिकल साइज नेचुरली इतना बड़ा होता है कि अगर आप सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो कोलाइडल फॉर्म बनेगी। तो जितने भी नेचुरल कोलाइड्स है वो सब मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में आता है। नाम है मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है लार्ज। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे पॉलीमर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर इनको एक सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड किया गया तो ये पहले से कोलाइडल रेंज में होते हैं, तो सीधे कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। तो नेचुरल कोलाइडल सोल्यूशन सब इसी कैटेगरी के हैं। So अगर आप देखोगे इट्स गिवन macromolecules is suitable solvent forms solution in which the size of macromolecules may be in the colloidal range. Such systems are called macromolecular colloids. तो definition बहुत के लिए important हो गया। These colloids are quite stable and resembles true solution in many respects. Example of naturally occurring macromolecules are starch। अब इसके examples mark कर लेने, starch, cellulose, protein and enzymes। तो इनके अगर colloidal solution बनाएंगे तो ये सब अपने macromolecular colloidal solution हो गए। मैन मेड मॉलिकुलर जाइंट मॉलिक्यूल चेक करने हैं तो पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा, ये सब अपने मैन मेड माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अगर इनको अगर एक सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करके कोलाइडल फॉर्म बना ली जाए तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब इनका पार्टिकल साइज पहले से ही इतना बड़ा है कि कोलाइडल रेंज में आएगा। ठीक है, सो मल्टी मतलब बहुत सारे क्लब हुए, मैक्रो मतलब पहले से ही बड़ा साइज है तो डायरेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। तो जितने नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं सब मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं। So write down the third category. This is called associated colloids or micelles. So write down. तो एसोसिएटेड एंड कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है समझना है। इसको एक्चुअली मल्टी मॉलिकुलर से काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। पहले मैं आपको ये कोलाइड समझाऊं फिर कंपैरिजन में बताऊंगा। देखो होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो तो वो सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। So there are some substances which at low concentration behaves at normal strong electrolyte, but at higher concentration exhibits colloidal behavior. तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर है और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इनका बिहेवियर कैसे हो जाता है, कोलाइडल बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइडल बिहेवियर में कन्वर्ट हुए उनको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट, ऐसे एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स को मिसल्स बोलते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स का फॉर्मेशन हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे वो इलेक्ट्रोलाइट था और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा सब्सटेंस जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट है और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइड बन रहा है इसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। और कोलाइड को आपने फिर से डाइल्यूट कर दिया तो वो फिर से इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। कोलाइड को अगर आपने फिर से डाइल्यूट कर दिया तो वो फिर से इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर? तो इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए। देखो यहाँ पे, तो अब मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ तो देखो क्या लिखा है, देयर आर सम सब्सटेंसेस which at low concentration behaves as a strong electrolyte but at higher concentration exhibits colloidal behavior due to the formation of aggregate. The aggregated particles thus formed are called micelles. These are also known as associated colloids. ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई।
ठीक, अब इसका जो कीवर्ड्स हैं जिस पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो उसके बाद लिखा हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड ड्राफ्ट टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट टर्म हो गया आपके लिए, एंड अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म हो गए, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड सीएमसी। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो मिसल फॉर्मेशन हमेशा क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होगा, और ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद मिसल्स फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड सीएमसी, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन पे वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, सीएमसी से नीचे वो बिहेव सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और सीएमसी के ऊपर कैसे बिहेव करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन यानी मिसल्स की तरह। तो किसी ऐसा सब्सटेंस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी से कम होने पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा करने पे वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मॉलिकुलर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, मल्टी मॉलिकुलर हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनाएगा, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा कभी भी, और एक बार कोलाइडल फॉर्म बन गया तो उससे दोबारा ट्रू सॉल्यूशन अचीव नहीं किया जा सकता है। जबकि एसोसिएटेड कोलाइड में ये फैसिलिटी है, एक बार आपने क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन अचीव करा के कोलाइडल फॉर्म बना दिया और फिर से डाइल्यूशन करा दिया, तो देखो अगले स्टेप पे ये चीज लिखी हुई है, ऑन डाइल्यूशन these colloids reverts back to the individual ion। तो अगर आपने फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करा दिया तो वो फिर से अपने दोबारा इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने भी सरफेस एक्टिव रिएजेंट्स हैं, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, वो सब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो उसका इसका एग्जांपल समझ लें, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बिलोंग्स टू दिस क्लास, ठीक है। और स्पेसिफिक एग्जांपल लिखना है तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के एग्जांपल लिख लीजिए। तो जैसे इस कैटेगरी में मैं अगर सोप लिखूं तो ये सब हायर फैटी एसिड्स के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, वो सब सोप होते हैं। उसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज सोडियम स्टेरेट, जो पूछा जाता है तो वो मैं लिखे देता हूँ आपको डायरेक्टली। उसका कॉमन एग्जांपल लिखेंगे तो इट इज सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। फॉर्मूला लिखना है तो इट इज C17H35 COO minus Na+। अलग अलग टाइप्स के सोप्स एंड डिटर्जेंट हम लोग केमिस्ट्री टाइप में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब तक सिर्फ एक टिपिकल एग्जांपल लिखे देता हूँ। दूसरा एग्जांपल लिखना है तो इट इज ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स कैटेगरी में जो हम एग्जांपल लिखेंगे, दिस इज सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका एग्जांपल लिखेंगे तो इट इज CH3 CH2 होल 11 SO3 minus Na+, सल्फोनिक एसिड सॉल्ट। तो ये अपने टिपिकल मिसल्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब यहीं पे आप IIT वाला क्वेश्चन डील कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। The question was molar conductivity of an aqueous solution of sodium stearate। सोडियम स्टेरेट समझ में आ गया, colloidal solution when behaves as a strong electrolyte is recommended at varying concentration of sodium stearate, and one of the following point provides the correct pick, it is a representation of micelle formation of the solution। critical micelle concentration is CMC, marked by the arrow। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन होता है दैट इज लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। तो जब तक वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा तब तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से उसकी मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। तो स्टार्टिंग पार्ट में देखो डिक्रीज आएगा, और जैसे ही सीएमसी बनेगा वैसे क्या होगा, कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉलिड रेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएंगे। तो उसके बाद देखो फर्दर डिक्रीज आएगा, सो डिक्रीज एंड अगेन फर्दर डिक्रीज। ऐसा एक ही ऑप्शन दिया, दैट इज आंसर नंबर 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा, समझ गए। तो जैसे ही क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लब अप करके एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना देंगे, तो नंबर ऑफ सॉलिड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेंगे, पोलर कंडक्टेंस सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगी।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में मोलर कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ डिक्रीज करता जा रहा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डिफाइंड डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी से। और जैसे वो एसोसिएटेड क्लोराइड बन गया तो और नंबर ऑफ सॉल्वेंट से डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू और तेजी से डिक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट डिक्रीज एंड देन फर्दर मोर डिक्रीज, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, समझ आई बात? तो ये आपका क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। सीएमसी के ऊपर सब्सटेंस कोलाइडल बिहेवियर शो करेगा और सीएमसी से नीचे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन मोर देन सीएमसी कोलाइडल फॉर्म, कॉन्सेंट्रेशन लेस देन सीएमसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोलाइडल फॉर्म बनती है, मतलब इसमें टेम्परेचर का भी रोल है। अगर टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से नीचे रखेंगे तो इवन इफ कॉन्सेंट्रेशन गोज बियॉन्ड सीएमसी तब भी कोलाइडल फॉर्म नहीं बनेगी। कोलाइडल फॉर्म बनाने के लिए दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अचीव करानी पड़ती है। कंडीशन नंबर 1, टेम्परेचर मस्ट बी अबव क्राफ्ट टेम्परेचर। कंडीशन नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी अबव क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? So next segment of chapter is preparation of colloidal solution. तो देखो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जिसमें पार्टिकल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन से सस्पेंशन से पार्टिकल साइज रिड्यूस करके कोलाइडल फॉर्म में लेंगे। तो मेजॉरिटी केसेस में पार्टिकल साइज इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज दो तरीके रास्ते होंगे। एक केस में स्मॉलर से लार्जर की तरफ चलेंगे और दूसरे में लार्जर से स्मॉलर की तरफ चलेंगे। तो अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन है तो उसका पार्टिकल साइज बढ़ा के कोलाइडल फॉर्म में लाएंगे, और अगर सस्पेंशन है तो उसका पार्टिकल साइज डिक्रीज करके कोलाइडल फॉर्म में ले जाएंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड्स, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या इसी को ब्रिज आर्क मेथड बोलते हैं, और तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन। तो वी हैव टोटल 3 मेथड्स फॉर दिस प्रोसेस, केमिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिज आर्क मेथड। मतलब नाम भी याद कर लोगे तो भी काम बनेगा। और तीसरा पेप्टाइजेशन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपरेशन टेक्निक ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनमें से कोई एक नाम लिखा होगा, केमिकल सेपरेशन तो केमिकल मेथड तो नहीं लिखा होगा, ब्रिज आर्क मेथड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन लिख सकते हैं, पेप्टाइजेशन लिख सकते हैं, और एक आध टर्म को चैप्टर के बाहर का उठा के लिख देंगे तो आपके लिए टेक्निकल क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आप इस चीज को नहीं टैकल कर पाओगे। ठीक है, हमने सबसे पहला मेथड लिखना है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में देखो आप ध्यान से नोटिस करो तो हम पार्टिकल साइज एनहांस करा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले AS2O3 को हमने AS2S3 में कन्वर्ट किया। तो जो ऑक्साइड फॉर्म था उसको सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट करा, पार्टिकल साइज एनहांस कराया, सॉलिड सॉल्ट फॉर्म में जनरेट हुई। अगले केस में देखो SO2 और H2S की रिएक्शन करा के सल्फर सॉल्ट बना रहे हैं तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। गोल्ड के केस में AuCl3 सॉल्ट था जो सॉल्यूशन फॉर्म था, उसको हमने फाइनली गोल्ड में कन्वर्ट कराया। तो ये भी देखो क्या हुआ, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। द लास्ट केस देखो फेरिक क्लोराइड जो था उसको फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करा, फिर से पार्टिकल साइज एनहांस कराया, कोलाइडल फॉर्म। तो सल्फर एंड गोल्ड के केस में पहले ही से पता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बनता है, तो प्योर सल्फर या प्योर गोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इट विल फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड फॉर्मेशन। और बाकी दोनों केस में देखो AH2O3 को AH2S3 में या फेरिक क्लोराइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड में, तो इससे भी हमने पार्टिकल साइज एनहांस किया, तो दे विल आल्सो लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्लियर। दूसरा मेथड जो है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिज आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिज आर्क मेथड, तो उसमें देखो पहले तो उसका प्रिंसिपल याद करना है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो उसका कीवर्ड तो यही है। अगर कभी भी पूछा जाएगा कि ब्रिज आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दिस बेसिकली डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो उसमें क्या कराया जाता है कि जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, नॉर्मली मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय दिस टेक्निक। तो उसमें करते क्या है कि इलेक्ट्रिक आर्क से बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, जिससे मेटल्स जो है वो पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर बाद में इनको अप्रोप्रिएट साइज में कंडेंस करा लिया जाता है, जिससे कोलाइडल फॉर्म बन जाती है। तो ये चीज देखो आगे लिखी है, बाय दिस मेथड in this method electric arc is stuck between electrodes of the metal immersed in dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal which then condenses to form a particle of colloidal size. तो प्रोसीजर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक आर्क के टेम्परेचर से मेटल को इवेपोरेट कराया,
और फिर उसको बाद में एक सही मेटल को वेपराइज कराया और वेपराइज कराने के बाद उसको अप्रोप्रिएट साइज में कंडेंस करा लिया गया तो हमें कोलाइडल फॉर्म मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रिज आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या इसी को ब्रिज आर्क मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो उसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का मेथड है। So it is a process of converting precipitate into colloidal solution. और ऐसा करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। पहले तो मतलब समझना है पेप्टाइजेशन का क्या होता है। किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। So peptidation may be defined as process of converting a precipitate into colloidal salt. Peptidation may be defined as process of converting a precipitate into colloidal salt. और ऐसा करने के लिए हम लोग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं जिनको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। By shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte, the electrolyte used in this purpose is called peptiding agent. ये तो हुआ प्रोसेस। अब ऐसा होता कैसे वो समझना है। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस में आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा है उस इलेक्ट्रोलाइट के कोई एक पर्टिकुलर आयन जो है वो प्रेसिपिटेट पे एडसॉर्ब कर जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एडसॉर्प्शन फिनोमेनन का एग्जांपल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एडसॉर्ब्स वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस। मतलब किसी एक तरह के आयन, या तो पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, दोनों नहीं कर सकता, एनी वन ऑफ देम। तो जो प्रेसिपिटेट है उसने अपनी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड करा है उसका कोई एक पर्टिकुलर आयन, वन ऑफ द आयन जो है वो एडसॉर्ब कर लेगा। तो एडसॉर्ब वन ऑफ द आयन, तो इसका मतलब उसकी पूरी सरफेस पे या तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट व्हिच अल्टीमेटली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ साइज कोलाइड्स। तो जैसे उसके बीच में सब पार्टिकल पे पूरा टोटल पॉजिटिव आ जाएगा तो उनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा, तो ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो जैसे ब्रेक करेगा और स्मॉलर पार्टिकल साइज में तो कोलाइडल फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। समझ आया? तो करा क्या हमने, प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करने का तरीका पेप्टाइजेशन। ऐसा करने के लिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। प्रोसेस क्या होता है कि प्रेसिपिटेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में से किसी एक पर्टिकुलर आयन को एडसॉर्ब कर लेता है। अपने ऊपर ध्यान रखना है, एडसॉर्ब करता है, नॉट एब्सॉर्ब। इसीलिए सरफेस फिनोमेनन है। एडसॉर्ब करता है, फिर सिमिलर चार्ज है क्योंकि पूरे सरफेस पे, इसलिए उनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है और ये ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड्स। इस टाइप के कोलॉइड, इससे बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन और इस फिनोमेनन को बोलेंगे पेप्टाइजेशन। ठीक,